बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, एक लेमैन को मुआशी अशारियों से, आदाद शुमार के गुरत धंधों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका मतलब होता है कि महंगाई में कितनी कमी हुई है, गुर्बत में कितनी कमी हुई है और जो रोज़मर्रा की अशिया है वो उसके लिए कितनी सस्ती हुई हैं। तो अहम खबर ये कि आवाम के लिए भी खुशखबरी है कि इस वक्त जो महंगाई की शरह थी, जो कि 39% रिकॉर्ड की गई थी और मार्च में बतदरीज कम होकर 20% पे आई थी, इस वक्त अप्रैल के महीने में 17% जो इसकी शरह है वो काउंट की गई है। और साथ में जो एक रोज़मर्रा की अशिया है जैसे कि प्याज हो गए, गंदम, टमाटर, दालें, खुर्दनी तेल हो गया, इसके साथ साथ सब्जियां हो गई, मसाला जात हो गए, इनकी कीमतों में भी कमी हुई है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है बल्कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 35 शहरों में एक सर्वे किया गया था, उसके बाद ये रिपोर्ट शाये की गई है। और यकीनन ये वो काविशें हैं जो हमने देखा था कि उस वक्त शुरू हुई थी जब PDM की हुकूमत 16 माह में आई थी। SAFC का प्लेटफॉर्म, उसको एक्टिव किया गया था। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट ने उन तमाम इनिशिएटिव को बड़ी एहसन तरीके से लेके चले थे और आज उसके सम्राट जो है वो आवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो गए। साथ साथ अच्छी खबर ये कि पेट्रोल भी सस्ता हुआ। अब आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की इस मौशी पॉलिसीज़ को तेज़ी के साथ और जारी रखना कितना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ वो जो लूप होल्स हैं जिसमें एक मिस हैंडलिंग का एलिमेंट आता है, जिसमें एक मिडल मैन का एलिमेंट आता है, जिसमें ऐसे किरदार नज़र आते हैं जो इन तमाम जो मुआशी इस्तेहकाम है उसके सम्राट आवाम तक मुंतकिल नहीं होने देना चाहते, उनको काउंटर कितना का ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सियासी इस्तेहकाम भी हमें नज़र आ रहा है जिससे पाकिस्तान की जो अशारिये हैं सही डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे IMF के हवाले से, जिसमें हमने देखा था कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट की जितनी भी रकूम थी वो हमें हासिल हो चुकी है और यकीनन तमाम कंडीशंस जो हैं हमने पूरी की थी IMF की। और इस वक्त जब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब गए थे वाशिंगटन और वहाँ पर उन्होंने IMF के हेड से मुलाकात भी की थी, तो अपनी तमाम रिपोर्ट्स और जो इनिशिएटिव लिए गए थे उसको सामने पेश किया था। इस वक्त हुकूमत चाह रही है कि हम नए IMF प्रोग्राम में जाएं जो कि एक तवील मुद्दत का हो और तमाम जो अहदाफ हैं, बजट अहदाफ मुकम्मल करने का भी फैसला किया गया है। इस पर क्या इकदाम होने चाहिए, हम वो तमाम कंडीशन पूरी करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं, इसी तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इफ्तिखार अहमद शेख साहब, आप प्रेजेंट हैं KCCI के, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ इंजीनियर MA जब्बार साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और भी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, यकीनन हम जब भी बात करते हैं कि मुआशी अशारियों में बेहतरी के असरात, आपको क्या लगता है? यकीनन ये ब्लिंक एंड आइज तो हुए है नहीं, इसके वो जो हमने काविशें देखी हैं 16 माह की हुकूमत में, बड़े सख्त फैसले किए गए, SAFC का प्लेटफॉर्म बना, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, आप इलाबरेट किस तरह करेंगे कि ये 2 साल में इतनी जल्दी हमने कैसे ये तमाम टारगेट अचीव कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो सही सिमत में है हमारे हिसाब से। उसकी वजह यकीनन जो पुराने फ़ैसले हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है, मईशत बेहतर तरीके से जा रही है। देखिए, किसी भी अच्छी मईशत की निशानदेही यही होती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर अमल दरामद किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जब पिछली PDM की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो पॉलिसीज़ दी थी वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू की है और उसके अंदर काफ़ी तेज़ी तो नहीं दिखा सके लेकिन कंटिन्यू रही है। इसलिए ये 2 साल के पीरियड में हम 3-4% पर हमारी अच्छी ग्रोथ आई हुई है और हमें उम्मीद है कि आइंदा फ्यूचर के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अब 5 साल के लिए हुकूमत आ गई है, खुश आइन बात ये है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सियासी इस्तेकाम अगर हुआ तो मईशत जो है यकीनन बहुत तरक्की करेगी। SIFC के हमने एक 3 साल पहले एक हमारा प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ था और SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको पाकिस्तान के बाहर भी ममालिक ने बड़ा सराहा है, वन विंडो की तरह वो काम कर रहे हैं। और उसके अंदर जो इनिशियल पीरियड था 2-3 साल का वो हमने मुकम्मल कर लिया है। अब उसके समरात मिलने शुरू हो रहे हैं हमें और इंशाल्लाह ताला अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मेहनत की हुई है, 5 सेक्टर में उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और वो आखिर में है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसको हमने कंटिन्यू किया, SIFC तर्ज के और भी मामलात हमने दरवाजे खोले तो मुझे नहीं इसमें कहने में कोई भी उकताहट है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी मईशत की एक सही पटरी पर चलेगा। मईशत की सही पटरी पर चलने से
महंगाई भी नीचे आएगी और बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो इस वक्त जिसके ख़तरात मंडला रहे हैं वो मेरा ख्याल है दूर हो जाएंगे लोगों के जहन से। ठीक है, तो जब्बार साहब, महज कुछ माह पहले की अगर बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ इतने ही डॉलर्स थे जो हम इंपोर्ट की मद में अदायगी कर सकते थे 2 हफ्तों के लिए, लेकिन अब इस वक्त हम कई माह के बाद मईशत की जो बेहतरी देख रहे हैं, बहाली के असरात देख रहे हैं, तो आपकी नज़र में हुकूमत के इनिशिएटिव कैसे रहे? देखिए जी, 3 चीज़ें होती हैं। एक कहा जाता है पॉपुलर डिसीशंस, उसके सामने अनपॉपुलर डिसीशन, उसी अनपॉपुलर के नीचे ये कहा जाता है कि प्रोफेशनल डिसीशन, उसी प्रोफेशनल डिसीशन के नीचे ये कहा जाता है कि एक रेशनलाइज प्रूडेंट इकोनॉमिक अप्रोच। अच्छा, तो इस वक्त जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा संजीदगी इस मामले में नज़र आ रही है कि एक प्रोफेशनल और एक रेशनलाइजेशन और एक ड्यू डिलीजेंस, जिसमें थोड़ा सा एक वक्ती तौर पे जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म में पेन ज़रूर होता है, मगर चूँकि ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि इकोनॉमी को मीडियम टर्म में किसी सिमत में लेकर और उसकी उड़ान की जाए लॉन्ग टर्म में। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीक़ेकार एक इकोनॉमिक एक फ्रेमवर्क के हिसाब से बहुत सही होता है। तो इस वक्त जो काविशें हो रही हैं, जहाँ जो कुछ हुई हैं वो इसी सिमत में हो रही हैं कि किसी तरीके से इस शॉर्ट टर्म में कुछ अगर पेनफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उसका गेन जो है वो बहुत बड़ा गेन होगा मीडियम टर्म में, क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास काफ़ी एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, जिस बैकलॉग को मैं कहूँगा कि कैरीड फॉरवर्ड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारे इकदाम जो किए गए हैं, जैसा इंपोर्ट कंटेंट हुई तो उससे आपके जो है रिज़र्व्स का एक बैलेंस जो है नज़र आना शुरू हुआ। जैसे आपने डॉलर्स ख़रीदे, उस डॉलर्स के ख़रीदने की वजह से आपकी जो है एक रुपए और डॉलर की जो पैरिटीज़ हैं उसके बीच में हमने देखा एक स्ट्रेंथ भी पैदा हुई और एक स्टेबलाइजेशन वहाँ पे भी नज़र आई, जबकि चंद माह से कोई हमें एक वायलेंट या बहुत ही एक बुरे किस्म की जो है एक फ्लक्चुएशंस हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसी तरीके से ठीक है, ग्रोथ जो है वो एक साइजेबल नंबर पे नहीं आ रही है, मगर उस ग्रोथ में एक स्टेबलाइजेशन ज़रूर होगी, जिस स्टेबलाइजेशन के नतीजे जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे और वो मीडियम टर्म में जाके बेहतर नज़र आएंगे। जैसा स्टेट बैंक के बारे में एक काफ़ी 2-4 दिनों से एक गुफ्त शनीद ये हो रही थी, क्रिटिसिज्म भी थी कि जी जब आपने ख़ुद कहा कि 17.4 पे अगर आपका जो है वो एक हेड ऑन आ जाता है तो फिर क्या वजह थी कि 22 को बरकरार रखा जाता है। मगर उसके भी रीज़न्स ये हैं कि आप इस वक्त इमेच्योर एक स्टेबलाइजेशन के दौरानिए में चल रहे हैं, आपको उसको मैच्योर होने देना है। अब उस मैच्योरिटी की वजह ये भी समझ में आती है, अब मैं टोटली एक इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स में बात करूँगा, वो ये समझ में आती है कि गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स दी डेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना वो ज़्यादा हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ को सर्विस करने के बाद एक स्पेस गवर्नमेंट के पास नजर आता है। गवर्नमेंट फिर उसी मेरा ख्याल है कि किसी रविश पे न चल बैठे जिससे पूरा सिस्टम ख़राब हो जाए। तो मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने उसको होल्ड किया है। इंटरेस्ट रेट ने जो है वो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी हेल्प की है, मतलब दुनिया भर में। नहीं, इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट हमने चेंज नहीं किए हैं उसकी वजूहत जो है वो भी एक इकोनॉमिकल वजूहत ही हैं। वो इसलिए रखा गया है सिर्फ 2 रीज़न से। उसका ये है कि आप इस इमेच्योर स्टेबलाइजेशन जिसको मैं कहूँगा कि अभी इसको पुख्ता होना है, उसके लिए आप थोड़ा सा दौरानिया जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट जो है उसकी बोरोइंग और उसकी लायबिलिटी और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट में अगर आप रियायत पैदा करेंगे, कमी पैदा करेंगे, तो फिर नोट छपने शुरू भी हो गए थे। तो फिर गवर्नमेंट क्या है कि उस प्रेशर से जब रिलीज होगी तो गवर्नमेंट फिर खुद इन्फ्लेशन पैदा करेगी। तो इस लिहाज से इन प्रिंसिपल कुछ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सरफेस पे इसको अनपॉपुलर ही कह सकते हैं, मगर मेरे अपने ख्याल में इकोनॉमिकल रीजंस इसके पीछे ज़रूर हैं। ठीक है, अनपॉपुलर तो है लेकिन रैशनल भी हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इकदाम देखे कि
کریک ڈاؤن کیا گیا, جو مڈل مین تھے ان کو کاؤنٹر کیا گیا, ایکسچینج ریٹ ہمارا 6 ماہ سے مستقم رہا. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جسے میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ پالیسی میں تسلسل تو ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ بھی, یہ وہ مین کیز تو ہے, لیکن جو استحکام سیاسی طور پر ہمیں نظر آیا اس نے بھی بڑا ہماری اکانومی کو بڑا اہم رول ادا کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کی؟ جی, جو بات یہ جبار کر رہا تھا صحیح بالکل بات کر رہا تھا, لیکن اس دفعہ ہمیں بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جس طرح ہماری معیشت چل رہی تھی, ہمارا خیال تھا کہ اگر اکنامکلی کوئی پرابلم نہیں ہے تو 1-8% اگر نیچے لے کے آتے تو اور بزنس کمیونٹی کا جو میرا خیال ہے کانفیڈنس بہت زیادہ بحال ہو جاتا, اور لوگ یہ سمجھتے کہ جی ہم صحیح پاتھ پر چل رہے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو ہے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمارے سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی استحکام ہوگا تو ہم کاروبار بڑے آسان طریقے سے اور معیشت بہتر طریقے سے. پچھلے 3-4 مہینوں میں پاکستان میں بہت ہی انسرٹنٹی رہی ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا, جو بزنس مین تھا, جو کاروباری آدمی تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی, تو باہر سے انویسٹمنٹ کا تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہے. جبکہ پاکستان والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس انسرٹنٹی میں ہم نے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, اسی انویسٹمنٹ پہ ہم نے گزارا کرنا ہے. میں آپ کو اس کنٹینیوٹی پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لائے تھے 22-23 تاریخ کو, اور وہاں سے 21 کی رات کو انہوں نے ہمیں کراچی چیمبر میں فون کیا کہ جی میں 23 کو آنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے 2 گھنٹے میں میٹنگ کروں گا. جب انہوں نے ہم سے میٹنگ شروع کی, کراچی چیمبر سے ایکسکلوسیو میٹنگ تھی بزنس کمیونٹی سے پہلے, تو جب انہوں نے میٹنگ شروع کی تو سب سے پہلا لفظ پرائم منسٹر صاحب کا یہ تھا کہ جب میں نے حکومت چھوڑی تھی اور جو کام میں کر کے گیا تھا اور آپ کی بزنس کمیونٹی کے میں نے کیے تھے, اس میں سے کون سے کام رہ گئے پہلے اس کو ڈسکس کرو, تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کریں. اور اس کو ہم اس میں 3-4 کام ایسے تھے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم کرا نہیں سکے تھے, بزنس کمیونٹی کرا نہیں سکی تھی, کیونکہ وہ الیکشن کے دورانیہ اور بڑی انسرٹنٹی تھی, تو اس وجہ سے ہم بڑی مشکل میں تھے. تو وہ پہلے انہوں نے جو آپ بات کر رہی تھی, جو جبار بات کر رہا ہے کہ جی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسی اور کنٹینیوٹی پر بلیو کریں گے تو معیشت خود بخود اپنے پہیے پہ چلتی ہے. اور جب یہ سرکل چلتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا اور ہمارے ڈالر کی پوزیشن بھی اچھی ہوگی, اور یہ تمام چیزیں بہتر ہونی شروع آئے گی اور نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک ٹھیک ہے. جبار صاحب, اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی, ہماری ایکسپورٹس اچھی ہوئی, اسپیشلی آئی ٹی میں ہمیں 37% ہماری بڑی آئی ٹی, ریمیٹنسز $2 ارب رقم ہمیں موصول ہوئی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور پھر سب سے بڑا ڈالرائزیشن جو ہے وہ مستحکم رہا. یہ تمام چیزیں, وہی بات ہو جاتی ہے کہ ایک اکانومی کا جو ایک اسٹرکچر ہے اس کو یہ سب سپورٹ کرنے کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر اب یہ تمام چیزیں جو ہمیں, جیسے میں نے بات کی آپ کو, ایکسپورٹ ہو گئی, FDI ریمیٹنسز ہماری, اور ہمارے جو روپے کی قدر بڑھے, یہ تمام چیزیں اکانومی کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزوں کا ایک انٹر لنکیج بنتا ہے ٹورڈس ون آبجیکٹو, کہ آپ کی جو ہے گروتھ اورینٹیڈ جو ہے اورینٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اب اس گروتھ اورینٹیشن کے لیے جو ہے یہ جو ابھی آپ نے جو بھی چیزیں کیں, یہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ جیسے روپے کی قدر جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل اپنے ریئل ویلیو پہ ہوگی, حالانکہ اس وقت ڈسکشن بڑی چل رہی ہے کہ روپے کی آخر قدر ہے کیا, مگر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اس وقت ایک IMF پروگرام کے تحت جو ہے اس شرط کو پیچھے سے بائی کر رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ بیس جو ہے نا, یعنی ایک مارکیٹ بیس ریٹس ہونے چاہیے, اس وجہ سے آپ کے ریزروس, آپ کی امپورٹس, آپ کی بڑھتا ہوا ایکسپورٹ اور بڑھتے ہوئے ریمیٹانس جب ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہونا شروع ہوتے ہیں, اور ایونچول افیکٹ یہی آتا ہے کہ آپ کے ریزروس بڑھتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا میں ایک ساکھ جو ہے کہ آپ کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک سالونٹ کنٹری جو ہے, آپ کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے کہ آپ اسی کاغذ جس کو ہم LC کہتے ہیں, اس لیٹر آف کریڈٹ کا ایک آنر بڑھتا ہوا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جتنے بھی ہندسے ہیں ان کی ریلیشن شپ ہوتے ہوئے بھی ایونچولی یہ کسی ملک کے اکنامک پرسیپشن کو زندہ رکھنے میں اور اس کو زیادہ ایک انہانس کرنے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے افتخار سے جو بات کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی, دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کلیکٹیو وزڈم اور ایک بہت بڑے لوگوں کے گروپ کے ساتھ جب مل بیٹھ کر
बिजनेस गवर्नेंस इशू की हम बात कर लेते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे लॉज बनते हैं, तमाम टैक्स स्टैट्यूट्स हमारे लिए हैं, एनवायरमेंटल लॉज हमारे लिए हैं, सोशो इकोनॉमिक रिलेटेड लेबर लॉज हमारे लिए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट हमारे लिए, तकरीबन आधे स्टैट्यूट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक ज़रिया बनता है, जैसे इफ्तिखार ने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर आया, उसके साथ इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी जिनको इनको बड़ी सक्सेस हुई थी। अब उस सक्सेस की वजह क्या थी कि एक पॉलिटिशियन आकर किसी जगह पे समझता है कि मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, हम लोग हैं और तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को उसने सेटिस्फाई करना है। तो ये एक स्टेबिलिटी जो है, इसको आइंदा हम देखते हैं कि अगर और ज़्यादा इसमें एक वसअत भी पैदा हो और एक मज़ीद इस्तेकाम भी पैदा हो, तो इकोनॉमी को हमेशा एक मजबूत स्टेबिलिटी जो है, सियासी इस्तेकाम हमेशा इकोनॉमी को ज़्यादा मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वक्त लगता है कि अवाम की भी यही ख्वाहिशात हैं और बिजनेसमैनों की भी यही ख्वाहिशात हैं, जिसके ऊपर अक्सर टॉक शोज़ में बातें भी होती हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के सामने जो बातें हुई आपने भी सुनी, तो इससे आप ये नतीजा अखज़ कर लेती हैं कि ये एक कॉमन लैंग्वेज अब बनती जा रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी इस मुल्क के अवाम देखना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादा हम इसलिए उसको ज़रूरी समझते हैं अपने लिए कि हम बिज़नेस ग्रोथ को जो है समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिज़नेस जो है वो आपके पॉवर्टी एलिविएशन में, पॉवर्टी को कम करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो बिज़नेस, ट्रेड, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के फ़रोग़ से आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहतें जो हैं उसको ज़्यादा रीइंफोर्स किया है SIFC ने, क्योंकि SIFC जब से बनी है तो मैं ये देख रहा हूँ, इफ्तिखार विल बी विथ मी, कि एक ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर है उसको डिसमेंटल कर रही है, वो रोक रही है। वरना वो चीज़ जो फेडरेशन से जाती है प्रोविंस से जाती है लोकल गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट से आपके अगर सेक्रेटरी से लेके सेक्शन ऑफिसर घूमता रहता है एक कागज़, तो उस कागज़ के घूमने को और उसकी रफ्तार को तेज़ करने के लिए SIF जो है, एपेक्स कमेटी के इजलास में इस इशू को स्पेसिफिकली बड़ा एड्रेस किया गया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के जो हमारे मामला है, वो जो फाइल को आप कह रहे हैं कि इधर से उधर या अंदर ही रहती फाइल, उस मामले को भी, क्योंकि देखिए ना, जब तक सरमायाकार को हम सहूलियात प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्पेशली हमारा लोकल जो इन्वेस्टर है उसको भी, तब तक तो हम इसका अहदाफ हासिल ही नहीं कर सकेंगे। क्यों? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी हर्डल है ना जी, ये पाकिस्तान की आप यूँ समझ लें कि नासूर बना हुआ है इस वक्त। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पेपरलेस इन्वायरमेंट है दुनिया के अंदर, लेकिन हम अगर वो फाइलें ही चलाते रहेंगे। और क्या सोच क्या है ये इस अमल को अदा करने की, कि क्या आपने रोक कर रखना है फाइल को? सिर्फ यही सोच है कि जी एक पुराना एक सिस्टम चला आ रहा है और वो लोगों के जहनों में वो जो मुंशीगिरी का था, जो सिस्टम था ना, वो उसको हमने छोड़ना नहीं है। देखें वो ज़माना बीत गया, अब हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब IT की बात कर रहे हैं हम, IT के अंदर जो है हम आजकल वो पढ़ा रहे हैं जो आज से 10 साल पहले पढ़ा चुके हैं लोग, और अगर हम 10 साल बाद ये पढ़ाते हैं तो तभी हमारी जो आपने एक्सपोर्ट का की तरफ नहीं जा सके। देखिए एक्सपोर्ट जो हमारी बढ़ी है उसके नंबर देखें तो बहुत कम है, अगर हम आसपास ममालिक में देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर है उसके। हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, यूथ है हमारे पास, सबसे बड़ी फोर्स हमारे पास यूथ है, लेकिन यूथ को जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, मईशत नहीं मिलेगी, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी बड़ा डेवलपमेंट पे काम करना है, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करना है, हमारी एकेडमिया को बहुत काम करना है। देखिए वो चीज़ें पढ़ानी है जो प्रैक्टिकल है। दुरुस्त आयत बात वही है ना कि 10-15 साल से हम उसी चक्कर में फंसे हुए थे कि एक हुकूमत आती थी, उनकी मुआशी पॉलिसी को हटा के अपनी मुआशी पॉलिसी ले आ जाती थी, तो वो सियासी मुफाद के बजाय अभी कौमी मुफाद पे ये हुकूमत तो फोकस कर रही है। तभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें जो लोन और रोल ओवर पे नहीं जाना, हमें अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए। SIFC का जो मामला है बहुत अच्छा और बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। अभी आप देखिए सऊदी अरब का विज़िट हुआ था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, फिर वहाँ पे इकोनॉमिक वर्ल्ड से इजलास से खिताब भी किया था। अब संडे को हमारे पास दोबारा डेलीगेशन बहुत बड़ा आ रहा है, और यकीनन जो बात हो रही है बिज़नेस टू बिज़नेस के हवाले से, ये तमाम इनिशिएटिव भी एक इन्वेस्टमेंट जो SIFC का प्लेटफॉर्म है उसी के अम्ब्रेला में हो रही है। 42 मेंबर्स हैं
جو آ رہے ہیں 50 بتائیں, لیکن ہو سکتا ہے 42 ممبرز آ رہے ہیں, اور کراچی سے بھی بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا, جو بزنس مین کو, خاص طور پر ایگریکلچر سیکٹر پہ. بہت سارے ہیں, ایگریکلچر ہے, انرجی ہے, لیکن ایگریکلچر سیکٹر کے خاص لوگوں کو میں کیمیکل ہے, جانتا ہوں جن کو گوشت انوائٹ ہے, کیا مائنز گیا. ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی وجہ سے کہ ایس آئی ایف سی جو ہمارا ادارہ ہے, اس طرح کے باقی ادارے بھی کام کرنے چاہیے, اور ایس آئی ایف سی دنیا میں رول ماڈل بنتا جا رہا ہے پاکستان کے لیے. یہ آپ اکنامک ڈپلومیسی کیسی دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم میں انہوں نے شرکت کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, پھر اس سے پہلے ڈیلیگیشن آیا تھا, پھر یہ آ رہے ہیں, آپ اس انیشیٹو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے, اگر آپ نے کسی پرائم منسٹر کو کہیں اپنے ملک میں انوائٹ نہیں کیا ہے, اس پرائم منسٹر کی پریزنس بھی آپ کو وہاں نظر آئے گی. تو ورلڈ اکنامک فورم ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ تقریباً سربراہان مملکت, اس میں ڈیولپڈ اکانومیز کے, ڈیولپنگ اکانومیز کے دونوں ملتے ہیں. ڈیولپ اکانومیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں ایک ٹیکنالوجیکل آسپیکٹس کس طرح ٹرانسفر کریں گے, تو وہاں پہ بات چیت کا ایک انداز جو ہے مختلف ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی مفید بھی ہوتا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہم کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بائی لیٹرل ٹریڈ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں, اور اس ٹریڈ میں جو ہے جو بھی کنسیشن, جس کو ہم مختلف زاویوں سے کہتے ہیں, کبھی ڈیوٹی سٹرکچرز میں تبدیلی, کبھی اس کو ہم پروفیشنل ٹریڈ کرتے ہیں, کبھی اس کو بائی لیٹرل کنسیشنز کہتے ہیں, تو یہ سب چیزیں وہاں پہ اس پلیٹ فارم میں ڈسکس ہوتی ہیں. مگر ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک روڈ شو بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پوٹینشلز ہیں وہاں پہ بہت بڑے بڑے سرمایہ کار, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے لوگ آتے ہیں. ان کو اگر ایک روڈ شو کے طور پر پاکستان کا تعارف کرایا جائے, جو میرا خیال ہے جبار صاحب سپٹمبر میں جو پاکستانی تاجر تھے جب سعودی عرب گئے تھے ریاض میں, تو وہاں پر اسی والے سے نیٹ ورکنگ کی گئی تھی, اور جن سیکٹرز میں پوٹینشیل ہے, جیسا کہ میں نے کہا آئی ٹی ہے, انرجی ہے, خوراک ہے, کیمیکل ہے, میٹ ہے, مائنز ہیں, یہ ان تمام سیکٹرز میں پوٹینشیل ہے. تو ہمارے جو تاجر تھے انہوں نے وہاں پر پوری پراپر نیٹ ورکنگ کی ہے. اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل سے یہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک قسم کا اس کو زیادہ انسٹیٹیوٹلائز کرنا ہے. اس وقت ایک چیز میں پاکستان میں جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ آف سکسیس یا ایک پوائنٹ آف ایڈریسنگ یا ایک پوائنٹ آف کنسیڈریشن یا ایک پوائنٹ آف ریزولوشن, وہ ہے ایس آئی ایف سی. میرے اپنے خیال میں کہ اس کے رول کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اب انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں چلا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, پاکستان کے جو پولیٹیکل مسائل ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ایک ابھی تک جو ہے وہ ہینگنگ ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ جس کو کہنا چاہیے ایک جیو اکنامکس, جیو پولیٹکس کے حوالے سے 2-4 ملک اور کے. باقی جگہوں پہ جو ہمارے ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں ان کو اب وہ پرانے ڈپلومیسی سے کہ رات کو جائیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا وقت گزاریں, صبح کو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزاریں, نہیں, they have to be now people in the field. اب ان کو جو ہے وہ ایک مارکیٹ اکانومی کے حساب سے فیلڈ میں جا کر ڈپلومیسی کرنی ہے. ان کو وہاں پہ گاہک پیدا کرنے ہیں, ان کو پاکستانیوں کے ساتھ مل کر اور ان کو نیٹ ورکنگ کرانا ہے, انٹروڈیوس کرانا ہے. دے شوڈ بیکم ناؤ ایجنٹس آف مارکیٹ اکانومی. اب پرانی چیزیں ختم ہو گئی کہ جس زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹ کا کام یہی ہے کہ وہ بیٹھا رہے آفیسز میں. اور میرے خیال میں اب تو اتنے ایکسپوز ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, پاکستان اس کو پریزنٹ بھی کرتا ہے. آپ نے جس روڈ شو کی بات کی وہاں تو مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, روڈ شو بھی ہوتا ہے. اب سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو کموڈیٹیز ہیں, میرا خیال ہے رائس پہ ہم زیادہ, رائس ہے, اور کون سی ہمارے پاس ایسی ہیں ایکسپورٹ. ریڈ میٹ کرتے ہیں ہم, ان کو مسالہ ریڈ میٹ پہلے الاؤ کیا نہیں تھا, اب ریڈ میٹ الاؤ کر دیا نا, میں وہی کہہ رہی ہوں. اس کے علاوہ مسالے ہمارے بہت اچھے ہیں, تو وہ تو اس سے ہماری ایکسپورٹ اچھی ہے وہاں پر. دیکھیں اس مسالے بھی جو آپ کہتے اس میں اگر اجازت دیں آپ, تو ابھی پیچھے ٹی ڈیپ نے ایک یہاں پر ایک مسالوں کی ایک ایگزیبیشن کی تھی یہاں پر, جو دنیا بھر سے تقریباً 20 ایک شیف بگائے تھے. لیکن اور ساری دنیا کو انوائٹ کیا تھا, تقریباً 50-60 ملکوں کے لوگ آئے تھے. اور یہاں پر ہم نے اس کو مسالے جو ہے ان کو شرط یہ تھی کہ کک جو ہے وہ باہر کے ہوں گے لیکن مسالے پاکستانی استعمال کریں گے, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستانی مسالے کیا چیز ہوتی ہے, اس سے کیا چیزیں کک کی جا سکتی ہیں. انگلش چیزیں کک کی انہوں نے, اور کک کرنے کے بعد
उस वक्त 640 या 650, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, $1 मिलियन का यहाँ पर ट्रेड हुआ और उन्होंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर प्लेस किए। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे हुई थी फूड एजी के नाम से। ये टी डैब ने जुबैर मोतीवाला का साहब का ये कॉन्सेप्ट था और उन्होंने बड़ी कामयाब हुई इस किस्म के। इसी वजह से वहाँ पर जो है मीट का भी हमारा मसला था एक, वहाँ पर रेड मीट का, वो भी रिजॉल्व हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर, और अब वहाँ रेड मीट भी जाना शुरू हो गया। हमारी देखें बहुत सारी प्रोडक्ट्स है पाकिस्तान में, हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी फिशरी वगैरह की, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल है हमारी। जी हाँ, बहुत पोटेंशियल है। सी फूड हमारे बहुत है, सी फूड है हमारे। ये देखें ऐसा लाइव स्टॉक हमारा है, मतलब डेयरी में हम जा सकते हैं। फिर रेड मीट की बात आ गई कि सऊदी अरब इंपोर्ट करता है बहुत कंट्री से, तो हम भी कर सकते हैं। और कौन कौन से सेक्टर्स में जब्बार साहब हम फौरी तौर पे रैपिडली कोई ऐसा इनिशिएटिव लें कि जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो मतलब हम नई मार्केट को अप्रोच करें एक्सपोर्ट के लिए? देखिए ये बात दरअसल ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट मार्केट्स का ताल्लुक़ है, तो मैं कहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा खुशनसीब इसलिए नहीं हैं कि हमें एक 20 साल से हम एक कहानी सुनते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो शिकार है 10x10 सिंड्रोम का, कि 10 डेस्टिनेशंस और 10 प्रोडक्ट्स। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें जो डेस्टिनेशंस है ना, चाइनीज़ आज से 20 साल पहले उनकी डेस्टिनेशन 13 होती थी, आज पूरी दुनिया उनकी डेस्टिनेशन है। हम 20 साल पहले ये तकरीरें सुनते थे कि भाई हम 10x10 सिंड्रोम के शिकार हैं। मेरे अपने ख्याल में हमें थोड़ा मार्केट्स को जो है उसको न फ़कत बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उस प्रोडक्ट्स जिसमें मार्केटेबिलिटी हो। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड डेटा सेंटर में कभी आप भी थोड़ा सा एक इंटरेस्ट पैदा करें, जाके देखें कि दुनिया जो है वो ममालिक को क्या क्या भेज रही है। आपके लिए भी बड़ा सिंपल होगा ये देखना कि अगर इस HS कोड, थोड़ा सा मैं सिंपली करूँगा, इस डिस्क्रिप्शन की चीज़ें वहाँ जा रही हैं, तो आप अपने मुल्क के डिस्क्रिप्शन को देखेंगी कि ये चीज़ें तो हम भी बना रहे हैं। फिर आखिर वहाँ से अगर जा रही हैं, अंगोला से अगर जा रही हैं, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं जा रही हैं? तो मेरे अपने ख्याल में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान से रॉ फॉर्म में जाती हैं, फिर वो मुल्क जो है वो दुनिया की मार्केट तक अप्रोच करते हैं। पिंक सॉल्ट देख लीजिए आप, पिंक सॉल्ट हमारी एक मार्केट है पूरी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ हुआ। मैं थोड़ी देर लिए आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, एक बहुत छोटा मिसाल दे रहा हूँ कि वो ये है कि किस ज़माने में एक एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल क्लोथिंग होता था, तो हम जो है उसके वजह से एक मखसूस कोटा के तहत जो है वो अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे जी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एनवायरमेंटली, मैं कहूँगा क्लाइमेट के फेवरेबल होने की वजह से कॉटन पाकिस्तान में या 5वें नंबर पे आती है दुनिया की, या चौथे पे आ जाती है, बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो तो छठे पे आती है। अब जिस मुल्क में अगर चौथे 5वें छठे के ऊपर आपकी कॉटन हो, मगर वर्ल्ड के टेक्सटाइल क्लोथिंग में आपका शेयर हो 2%, मुझे बताएं कि ये है हमारी, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें करेक्शंस करने की ज़रूरत है। इन्होंने जो बात की, आपने भी बात की कि हम बहुत सारे नॉन वैल्यू एडेड चीज़ें भेजते हैं। आप $1 की अगर कॉटन भेजते हैं तो $10 के आप निश गारमेंट भेजते हैं। तो ये है चीज़ें जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत। इसके लिए क्या करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि स्टेट बैंक जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देती है, अगर थोड़ी देर के मैं कहता हूँ ज़्यादातर टेक्सटाइल वालों को मिली है, तो वहाँ पे ये पाबंदियाँ ज़रूर डाल सकती है कि मैं गारमेंट वालों को तो कदरे कम रेट पे दूंगा, यान वाले को उससे ज़्यादा रेट पे दूंगा। तो एक पॉलिसी इंटरवेंशंस बहुत सारी ऐसी हैं जिससे आप एक लोअर वैल्यू एडिशन वाले को आप क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो थोड़ा सा एक हायर वैल्यू एडिशन में चला जाए। बांग्लादेश के पास आखिर कॉटन तो नहीं है, बांग्लादेश के पास आखिर जो है वो फैब्रिक तो नहीं है, मगर बांग्लादेश फैब्रिक भी इंपोर्ट कर लेता है। और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी जिसको कहना चाहिए कि एक नॉन एक ब्रांड आ गया है, वो है निश प्रोडक्ट्स का, वो है गारमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कहीं पे अनपॉपुलर डिसीजन, किसी की नाराज़गी की, एक ग्रुप है, थोड़ी देर के लिए मैं भी एक यान मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मुझे स्टेट बैंक कहती है कि नहीं तुम अगर गारमेंट बनाओगे तो मैं तुम्हें 3% पे दूंगा, मगर अगर यान बनाओगे तो तुम्हें मैं दूंगा
10% पे फॉर एग्जांपल हायर पे दूंगा, मैं नाराज तो हो जाऊंगा, मैं भी नाराज हूँगा, ऐसे वेस्टेड इंटरेस्टों का क्लब भी नाराज होगा। तो हमारी हुकूमत को अब इस डर और खौफ से बाहर निकलकर अब एक यूनिफाइड और एक जिसको कहना चाहिए कि स्कीम्स बनानी चाहिए जो मुल्क के मुफादात में हो, ठीक है, मुझे न याद कि पड़ रहा है ग्रुप्स के हाँ, मुफादात इफ्तिकार साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान और जीसीसी का एक मुआहिदा भी हुआ था रियाद में, एफटीए के नाम से, आज़ाद तिजारती मुआहिदा, तो वो उस मुसव्वदे पर साइन हुए थे, तो उसका क्या कोई अपडेट है कि उस आज़ाद तिजारती मुआहिदे में हमने कुछ एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाई हो अपनी? देखिए वो तिजारती मुआहिदा तो भी हुआ है, ये रियाद में अभी जी, हुआ जी, है, ये 2023 काफ़ी अरसे से सितंबर 2023 उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो आज़ाद तिजारती मुआहिदे में अभी कई प्रोडक्ट्स हमारी इंक्लूड होनी है, अच्छा, वो अभी इंक्लूड नहीं हुई, लेकिन वो मुआहिदा हमारा हो गया है। उस मुआहिदे के तहत कई चीज़ें हमारी पास होनी है और उसके अंदर इंक्लूड होनी है, अभी उसके अंदर काम हो रहा है। जबार जो बात कर रहा था उसके अंदर अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं ऐड करूँ वैल्यू एडिड आइटम पर, हमें बहुत ज़रूरत है वैल्यू एडिड। मैंने एक दो एग्जाम्पल, जी वैल्यू एडिशन की बहुत ज़रूरत है। कई दफ़ा तो सियालकोट की कई आइटमें हैं जो अनफिनिश जाती हैं और $10 में बिकती है $1 की चीज़। देखिए हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना गारमेंट्स में, वो एक ही प्रॉब्लम है जो जहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है कि हम गारमेंट में नहीं जाते, उसके अंदर है कि जी हम 18 सेंट में हमारे को बिजली मिलती है, बांग्लादेश को 7 सेंट में मिलती है अगर डॉलर्स में आप करें तो, और इसी तरह बाकी मुल्कों से भी आप बांग्लादेश से अगर कंपेयर करें तो हमें बिजली और गैस महंगे दामों में मिलती है। अगर हम गारमेंट्स बनाते हैं तो हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि हमें जो हमारे रीजन में जो मुल्क हैं उनको गैस बिजली जो बहुत ज़रूरी है ये प्रोडक्शन के लिए, अगर तो वो उसी प्राइस पे मिलती है तो हम कंपटीशन कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो जबार ने बात की है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा है, जितनी भी हम वैल्यू एडिट करते हैं वो हमारा दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। सिर्फ हम प्राइस से मार खा जाते हैं, प्राइस में हम कंपटीशन में नहीं जा सकते क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा, हमें बिजली भी देनी पड़ती है और गैस भी देनी पड़ती है, इसलिए हम रॉ एक्सपोर्ट करने में ये समझते हैं कि जी हमें आसानी है और उसमें हमें $1 और $10 का 10% 10 गुना का फ़र्क है। हमारे ज़ाहिर है रिज़र्व में बहुत बड़ा फ़र्क है वो। अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे, लॉन्ग टर्म अगर इनके साथ लोगों को जो वैल्यू एडिड में जाते हैं उनके साथ अच्छी पॉलिसीज़ रखें, स्टेट बैंक अच्छी पॉलिसीज़ रखे, बिजली और गैस के प्राइस जेन्युइन दिए जाएं, उस पर कोई सब्सिडी ऊपर ना डाली जाए। लोगों की सब्सिडी उस पर डाल देते हैं इंडस्ट्री पर, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। लोगों दुनिया में इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाती है, हमारे यहाँ जितना भी सर्कुलर डेप्थ है वो सारा इंडस्ट्री पर डाल देते हैं, वो बहुत महंगी हो जाती है, लिहाजा हम कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो वैल्यू एडिड में नहीं जाती। लेकिन वैल्यू एडिड एक वाहिद रास्ता है जो हमारी इकॉनमी को 100 बिलियन पर लेके जा सकती है। ठीक है, अब जब्बार साहब दूसरे भी हम देख रहे हैं कि माइंस पे भी बड़ा काम किया है SIFC के तहत, और यकीनन दुनिया की सबसे बड़े सोने तांबे की कान जो रेकोडिक है उससे हम अभी तक, आपको सारी हिस्ट्री तो पता ही है, लेकिन सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड है कि रेकोडिक के शेयर्स ले, वो जो हुकूमती शेयर्स हैं। ये भी बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर इस तरह से रेकोडिक के हवाले से अगर सऊदी अरब इंटरेस्ट शो कर रहा है और वो आ जाता है, इससे हमारी इकॉनमी को कितना सपोर्ट मिलेगा? देखें रेकोडिक जो है इस वक्त उसकी शेयर होल्डिंग कुछ इस तरह है कि 50% हुकूमत पाकिस्तान के पास है, 50% वो कंपनी के पास 50% कंपनी के पास है। अब कंपनी जो है वो फर्स्ट फेज़ में कंपनी ने डिक्लेयर किया है, ये अखबारों की बातें हैं और मेरे ख्याल दुरुस्ती हैं कि वो $5 बिलियन जो है फर्स्ट फेज़ में इसके ऊपर लगाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन से पैसे लेने की भी कोशिश कर रही हैं, जो शायद एक एस्टिमेशन आया है, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि $2 बिलियन वहाँ से वो लेंगे। अगर $2 बिलियन वो वहाँ से ले लेते हैं और $3 बिलियन अपनी एक इक्विटी से जो है अपने यानी रिज़र्व से वो डालते हैं, तो $5 अरब की आप समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कितनी पैदा होंगी। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलावा वो चीज़ जिसका इंतज़ार है कि वो चीज़ निकले और उसकी वैल्यू जो है सामने आए, और अगर उसको मज़ीद यहाँ रिफ़ाइन करने की अगर नेक्स्ट स्टेज में कोशिश की जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉपर जो है वो एक रिजर्वायर है। तो पाकिस्तान को जब हम बार बार CPEC के लिए गेम चेंजर कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान में जितने भी आपके पास मिनरल पोटेंशियल्स हैं, रेकोडिक वन ऑफ देम, कि वो आपका गेम चेंजर। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, बेपनाह ज़खायर होने के बावजूद जो एक तो काबिल जायज़ा इसका लिया जाए
تو دنیا کی معدنی منڈی میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں ابھی، حالانکہ $6 ٹریلین کے ہمارے پاس یہ معدنی ذخائر موجود ہیں۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر کیوں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات کریں کہ پاکستان میں جو ایک لیگل سسٹمز اور پاکستان میں کمرشل لاس اور پاکستان میں ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزمز اور پاکستان میں کس طریقے سے کسی انویسٹر کے خدشات یا اس کی تکالیف کو دور کیا جائے کہ وہ کیوں انٹرنیشنل کورٹ میں جائے۔ دیکھیں آئی پی پیز انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی تھی، آپ کے جو ہے وہ ریکارڈ ایک انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا تھا، بلکہ سنتے ہیں کہ اب تھوڑی دنوں میں سی پیک جانے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا ایس آئی ایف سی نے اپنے حصار میں لینا ہے، کیونکہ جب ہم ان کو اپنے حصار میں لے لیں گے تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھیں گی۔ جہاں تک ایس آئی ایف سی کا تعلق ہے، ایس آئی ایف سی نے ایک کلائمیٹ تو دے دی ہے، اس نے ایک انوائرمنٹ دی ہے، مگر اس انوائرمنٹ میں اب ایس آئی ایف سی کو پاکستان کے ایک بیوروکریٹک سسٹم اور انسٹیٹیوشنز کو نہ فقط ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹیوٹس جو بزنس کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دوں۔ افتخار کراچی چیمبر کا صدر ہے، میرا میسیج بھی لے جائے اور کہیں پہ بتائے بھی۔ ہم نے سیکشن 32 نیب آرڈیننس میں ایک تبدیلی کی۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کے اوپر کیس بنانے والا اگر آگے جا کر ایڈجوڈیکیشن یا جوڈیشل لیول پہ ہار جاتا ہے تو اس کے اوپر کیس بنے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں افتخار یہ میسیج لے جائے کہ بھئی تمام ٹیکس اسٹیٹیوٹس میں بھی یہ کلاس ڈالنا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے، وہ بیچارہ ڈیفیم ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ تک جاتا ہے اور جیت جاتا ہے، اس کے لیے کیا آپ بتائیں کمپنسیشن ہے؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ لیگل سسٹم اور آپ کے کمرشل لاس ان سب کو اتنا انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے کہ باہر کے لوگ جو ہیں اسی طرح سے آئیں جیسے ویتنام میں گئے۔ مجھے بتائیں کیا کہ ویتنام کے پاس ہمارے مقابلے میں کوئی نیچرل انوائرمنٹ اتنی زیادہ مضبوط تو نہیں تھی۔ لوگ بنگلہ دیش میں جائیں، کیا اس سے پاکستان سے کوئی بہتر انوائرمنٹ تو نہیں تھی؟ انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسائل آپ کے پاس جو ہے ایگریکلچر کے وسائل، آپ کے پاس 1700 مائلز چلتی ہوئی آپ کے پاس جو ہے دریا، آپ کے پاس اس کے علاوہ جو ہے چناب، آپ کے پاس جہلم، آپ کے پاس ہمارے پاس وہ لگتا ہے کہ وہ کمپنی ہے پاکستان جس کے اطراف میں امکانات ہی امکانات ہیں۔ اب اس امکانات کو کس طریقے سے ہم جو ہے ویلیو ایڈ کریں، صرف ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ ایک تو ایس آئی ایف سے مجھے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی نیت اتنی اچھی تھی، اس نے کہا کہ تمام بیوروکریسی میں اس سسٹم میں چینج لا رہا ہوں، ہم پروفیشنلز کو ڈال دیں گے۔ اور ڈاکٹر ارشد حسین کی کتاب میں یہ تھا کہ پروفیشنلز کو بیوروکریٹس کے اوپر ڈالا جائے، کیونکہ ان کو اپنا کام آتا ہے۔ آئل اینڈ گیس کا جو پروفیشنل ہوگا ساری دنیا میں جس نے کام کر کے پاکستانی نے آ کر یہاں کام کرنا ہے، وہ اس بیوروکریٹ سے تو زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کا ذہن کام کر رہا ہوگا جو کبھی کرکٹ کے میدان کا سیکریٹری تھا، کبھی بیت المال کا سیکریٹری تھا، کبھی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ کا سیکریٹری تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل سیکریٹری اسپورٹس سیکریٹری منسٹری آف ریلیجس افیئر۔ آپ منسٹری آف ریلیجس افیئرس کو آپ اٹھا کے آپ کہیں گے کہ نہیں تم سیکریٹری آف انرجی نا، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں رہنا یہاں پہ۔ فائنانس کا جو بندہ ڈالا ہے، فائنانس منسٹر جو ڈالا ہے، اس لیے ڈالا گیا ہے نا کہ بیوروکریٹ ہے لیکن ایک ادارہ چلا رہا تھا اور بہترین مگر افتخار جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں نا آپ کو بھی کہ گورنمنٹ نے آخر اس پریشر میں آ کر سسٹم کا پریشر ہے کہا کہ نہیں پروفیشنل ان کے نیچے کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرید عالم، اکانومسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فرید صاحب، اس وقت ہم یقیناً جو حکومت کے انیشیٹیوز ہیں اسپیشلی اکانومی کو لے کے جو ہمیں انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی ہماری مارچ میں 20% تھی، اس سے پہلے 39 ریکارڈ کی گئی تھی اور اب 17% آ گئی ہے۔ معیشت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے حکومتی اقدامات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایفرٹ تو ہر گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کوئی کامیاب ہو جاتا ہے آسانی سے، کوئی مشکل سے۔ پاکستان میں انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہمیشہ سے مشکل تھا، لیکن ناؤ دیٹ وی آر ان دا IMF پروگرام تو بہت زیادہ مشکلات میں گر جاتی ہے گورنمنٹ، بیکاز انہوں نے جب کمپلائی کرنا ہوتا ہے IMF کی کہانیوں سے تو ان کو یہ بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ابھی انفلیشن گری ہے تو ابھی ان کے پاس چانس ملا، اور جو ہماری مارکیٹ ہے اور ہماری اکانومی ہے اور جو لوگ ہیں وہ کیونکہ
आगे की चीज देखते हैं और हिस्ट्री को नहीं देखते हैं, अच्छी बात है हमारे लिए। तो लोग थोड़े खुश हैं, लेकिन अभी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई, बट उनको थोड़ी सी लाइट एट द एंड ऑफ टनल नजर आना शुरू हुई है, और जिसकी आपने रिफ्लेक्शन देखी होगी आजकल की, जो मार्केट, स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर हो रही है जी। और नए नए लिस्टिंग्स के लिए कंपनियां आ रही हैं। ये वाला प्रोसेस लिस्टिंग का कम हो गया था, रुक गया था, अब अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। ठीक है। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि हम थर्ड पार्टी की अगर वैलिडेशन देखें तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट का थोड़ा वाइब्रेंस होना और थोड़ा सा बेहतर होना, ये निशानदही कर रहा है कि कुछ ना कुछ टाइम्स में आने वाले थोड़ी लोगों को ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है। ठीक है फरीद साहब, अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए हमें बहुत सारे इकदाम करने की ज़रूरत है। स्पेशली हम टैक्स निज़ाम इस्लाहात की बात करते हैं, इस वक्त जो हमें परसेंटेज नज़र आती है वो 9 है, जबकि इसको 15 तक ले जाना है। बात वही आ जाती है कि जब हम ये इकदाम करने जाते हैं इदारे, तो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अब जैसे आप ताजरों के हवाले से देख लें कि वो कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये तमाम चीज़ें क्या इन लोगों को, जो हमारे ताजिर हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको इस बात को नहीं समझना चाहिए कि इस वक्त अगर सख्त फैसले किए जा रहे हैं तो वो हुकूमत की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं? जी, ऐसी अगर सोच आ जाए हर मुल्क में और पाकिस्तान में खास तौर पे, तो जिंदगी आसान हो जाए। टैक्स कोई भी आसानी से देना नहीं चाहता, लेकिन मैं याद कर रहा हूँ अपनी ही लाइफ में एक आए थे अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जिनके दौर में उन्होंने असेसमेंट जो थी, जो छोड़ दी थी, सेल्फ असेसमेंट स्कीम को बहुत ज्यादा इनकरेज किया था। तो मुझे याद है, ज्यादा विविड मेमोरीज नहीं है, बट आई कुड इजीली रिमेम्बर दोज डेज कि जब सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे ताजिरों ने और बिजनेसमैन ने ज्यादा पैसे हुकूमत को दिए थे। मुझे लगता है कि जो हमारी ताजिर तंजीमें हैं, अगर इनको गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको कोशिश करें इनके थ्रू टैक्स लगाने की, और तो मुश्किल काम है, उनके मेंबर्स इनकी आसानी से उनके हाथ में नहीं आते when it comes to paying to the government of Pakistan, but I think they have a role to play, not only to अपनी शिकायतें ही करें हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, it is about time कि थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करें, और जो बीच में उनकी नाराजगी हैं इदारे से और हुकूमत से, वो अपनी जगह, लेकिन आई थिंक थोड़ा थोड़ा इनको अगर एम्पावर करे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ताजिर तंजीमों को और फेडरेशन को और चैम्बर्स को कि भाई आपका ये रहा है वाटर मार्क, लेट्स से 1000 मिलियन, आप अगर इस पे 30% आगे करते हो, और ये चेक करें कि कौन सी चैम्बर ज्यादा टैक्सेस दे रही है, ठीक है, whosoever does well उसकी फिर बात भी माने। क्योंकि हर दफा ये मैं देखता हूँ कि हर इदारा अपने अपने बजट के प्रपोजल भेजता है और कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करती या बहुत कम देखती है। तो द वंस हु आर कमिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स, उनकी बातें मानना, ठीक है, ऊपर उनको पहले एक्नॉलेज करना कि यस वी एक्नॉलेज के पिंडी का चैम्बर अच्छा कर रहा है, लाहौर का या कराची का चैम्बर या कोई ट्रेड यूनियन अच्छा काम कर रही है, तो फिर उनकी बात मानी जाए, तो फिर एक थोड़ी सी तहरीक और थोड़ी सी एक फिजा कायम होगी अच्छा काम करने की पाकिस्तान में। ठीक है फरीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो इफ्तिखार साहब, अब टैक्स नेट में सिर्फ रेवेन्यू नहीं बढ़ता, बल्कि आपका टैक्स नेट भी वसी होता है। IMF की भी कंडीशन है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, और अब हम अगले प्रोग्राम में भी जाएंगे तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। देखिए जी, अगला प्रोग्राम तो आपको पता है IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। वो चाहती है गवर्नमेंट के जी लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको बारो करें, ठीक, और टैक्स नेट में जितने ज़्यादा पाकिस्तानी आएंगे उतना लोगों पे बोझ कम पड़ेगा, ठीक है, उतनी महंगाई कम होगी। हम इस हक में हैं, कराची चैम्बर बार बार ये मुतालबा कर चुका है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, ताकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स वाले हैं सिर्फ उन पर बोझ ना हो, तमाम लोग जो है इस पर शेयर करें और वो एक अच्छा तरीके से निज़ाम चल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, अब हुकूमत जो है नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से कबल तमाम वज़ारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत भी कर चुकी है, और जो बजट अहदाफ है उसको भी हतमी फैसला कर लिया गया है कि उसे पूरा किया जाएगा। यकीनन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन हमें अज़्म और हौसले के साथ इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क के मुफाद में है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।